स्क्रीन विजिबल है सबको? हाँ सर। चलो स्टार्ट करो। कौन सा क्वेश्चन चल रहा था अपना? क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन को ध्यान से देखो क्या बोला। A metallic ring of mass 1 kg has a moment of inertia. 17 चल रहा था ना? कौन सा 17? आई थिंक किया है अपने। 17 किया था ना सॉल्व? ये सॉल्व किया सर था आधा ही किया था ना सर? आधा का? एक मिनट चेक करो। सर वो पोटेंशियल आधा ही एनर्जी, होता। हाँ चेंज हाँ, इन पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी। बात है। ओके। चलो ठीक है, सॉल्व कर दो उसको। पोटेंशियल एनर्जी कोई बताएगा मुझे? व्हाट इज द फार्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी? सर mgh। mgh, ठीक है। अब देखो, पोटेंशियल एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करता है? पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द हाइट। इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट? हाइट या फिर पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर मैं बहुत प्रिसाइजली बात करूं तो किसके ऊपर डिपेंड करता है? द पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो देखो, अगर मुझे क्या फाइंड आउट करना है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना, राइट? मेरे पास एक बार मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ क्या क्या गिवन है मेरे पास। ठीक है, बुक में रहेगा ही क्वेश्चन, मैं पीडीएफ में चेक कर दूंगा। एक मिनट रुको। सर आपने पीडीएफ क्यों नहीं भेजा? पीडीएफ भेजा नहीं था मैंने, शेयर किया था आई थिंक सर। सर पीडीएफ नहीं भेजा? नहीं सेंड किया था क्या? सर सिर्फ वीडियो लिंक भेजा। अच्छा ठीक है, मैं भेज दूंगा। मैं एक्चुअली भूल गया, मैं पीडीएफ बना के रखा था बट शेयर करने भूल गया एक्चुअली। ठीक है चलो, मैं भेज देता। काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर रहे थे ना वो। देखो, इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलने दो या फिर इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी बोलने दो, कोई टेंशन। अपने को क्या फाइंड आउट करना? इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल बोलने दो या फिर नॉर्मल पोटेंशियल एनर्जी बोलने दो, दोनों सेम चीज है। ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। बेसिक फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू mgh। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू mgh। बराबर, मतलब क्या समझ में आ रहा है अपने को? देखो, मास तो नहीं बदल रहा ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बदलेगा। अगर मैं हाइट या फिर पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंज कर दूं तो मेरा पोटेंशियल एनर्जी कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज, कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, सपोज करो मेरा रेफरेंस लेवल यहाँ पे ग्राउंड पे हाइट कितना होता है? ग्राउंड पे हाइट होता है 0, और मैं यहाँ पे लेके गया किसी ऑब्जेक्ट को नए हाइट पे, जो हाइट क्या एल है, दिस हाइट इज, दिस पोजीशन इज एट हाइट, मतलब ये जो हाइट है ना वो कितना एल है। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना? सपोज करो मुझे फाइंड आउट करना इंक्रीज इन द काइनेटिक, इंक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी। तो मैं क्या फाइंड आउट करूंगा? ग्राउंड पे जो पोटेंशियल एनर्जी थी उसकी वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, एंड हाइट पे जो पोटेंशियल एनर्जी उसकी वैल्यू फाइंड आउट करूंगा, और दोनों क्या कर दूंगा? सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो मुझे क्या मिलने वाला? इंक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो, जो बीच वाला हाइट, तो हमेशा 0 होगा ना? हमारे बस एक रेफरेंस पॉइंट है, मैं बता रहा हूँ। इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? mgh होगा। और ये ग्राउंड है, ग्राउंड पे क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी 0। तो इंक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा? mgh। h नहीं आएगा, सॉरी l आएगा, क्योंकि मेरा हाइट कितना लिया? l लिया। तो इस h को मैं l से रिप्लेस करूंगा। l माइनस ग्राउंड पे कितना था पोटेंशियल एनर्जी? 0। तो ये क्या होगा तुम्हारा? इंक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी। एग्री करते हो इस बात पे? हाँ सर। इंक्रीज हाँ इन द सर। पोटेंशियल, राइट? सिमिलरली इस जगह पे क्या करना अपने? कोनिकल पेंडुलम, कोनिकल पेंडुलम की बात करते हैं। तो उसको मैं हटा देता हूँ, ये तो रेफरेंस था सिर्फ समझने के लिए। अब इंक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करते हैं इन केस ऑफ पेंडुलम। इन केस ऑफ पेंडुलम, ये तो फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का, फिलहाल अपने को इसका कोई गरज नहीं। अब देखो, पेंडुलम के पास दो दो हाइट है एक्चुअली। एक एल है उसके पास, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, और एक कौन सा एच है। एक लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है और एक कौन सा एच। तो यहाँ पे जब मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करूंगा तो सिंपल फॉर्मूला क्या था इसका?
mg l माइनस h, मतलब mgl mgl माइनस mgh। अब यहाँ पे L क्या होगा? L इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। L क्या होता है? L इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड लेंथ। H क्या है तुम्हारा? H क्या है? सपोर्ट से लेके सेंटर ऑफ द सर्कल तक का हाइट, ये वाला ऐसा। अगर ये कोनिकल पेंडुलम, सर वहाँ mg को कॉमन ले लो ना। हाँ लूंगा, देखो मैं जिस बता रहा हूँ ये सपोर्ट है तुम्हारा, तो ये जो डिस्टेंस है ना अप टू सेंटर, ये क्या तुम्हारा? दिस इज योर हाइट एच। और ये जो है सपोज ये बॉब या आप है, तो ये जो लेंथ है ना, दिस इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ये क्या तुम्हारा? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। सिंपल फॉर्मूला क्या है दोस्तों? क्या इंक्रीज इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू mgl माइनस mgh। अब इसमें से क्या करते हैं? mg को ले लो कॉमन, तो अंदर क्या बचा? l माइनस h। अपने को लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग पता है, मास भी पता है। मास कितना दिया था किसी को याद है क्या? सर हाँ, तो कोई नहीं समझा सर, हाइट कैसे इंक्रीज हो रहा है? हाइट तो चेंज होगा ना, लेंथ और h की बात देखना। लेंथ देख जरा, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग को कंपेयर कर हाइट और हाइट h के साथ, कौन सा चीज बढ़ा है? लेंथ ही बढ़ा है। तो यहाँ पे हाइट का तो डिफरेंस आएगा ना, लेंथ का तो डिफरेंस आ ही रहा है, मतलब पोजीशन का भी डिफरेंस आने ही वाला है। पोजीशन का डिफरेंस आता है क्योंकि लेंथ तो दोनों क्या है अलग अलग, पोजीशन का डिफरेंस आने वाला है। इसलिए मैंने क्या लिख दिया, जो बड़ी लेंथ है उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, मतलब बड़ी होगी, और जिसकी हाइट छोटी है या फिर जिसकी लेंथ छोटी है उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी? छोटी होगी। इसलिए मैंने बड़े पोटेंशियल एनर्जी में से छोटे पोटेंशियल एनर्जी को सबट्रैक्ट कर दिया, तो मुझे क्या मिलने वाला है? इंक्रीज इन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब उसके बाद मास कितना दिया मैंने? मास किसको पता है कुछ? 0.1 kg आई थिंक सो रहेगा, 100 ग्राम्स था ना, हाँ सर। तो यहाँ पे 0.1 kg लिख देता हूँ। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो 10 ले लो, इजी है। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग के बारे में कुछ दिया है? हाँ लेंथ ऑफ द सर, स्ट्रिंग 0.2 मीटर। 0.2 मीटर। एंड हाइट अपने को नहीं पता, बराबर? हाइट के बारे में नहीं पता अपने को, सर हाइट हम लोगों ने निकाला था कितना आया था? सर, 0.16। 0.16। चलो ठीक है, तो सब ट्रैक कर देते हैं इसको, कितना आएगा देखो? 0.04 ना, 0.1 इंटू 10 इंटू 0.04, मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको तो आंसर आएगा ये तो खत्म हो गया, तो 0.04 है, 0.04 जूल। ये क्या तुम्हारा? इंक्रीज इन द पोटेंशियल, दिस इज व्हाट योर इंक्रीज इन द पोटेंशियल। बस इतना ही बेसिक फॉर्मूला है इसका, ज्यादा डीप एनालिसिस मत करना इसको। सिंपल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू क्या करोगे तुम लोग? mgl माइनस mgh कर दो। mgl क्या है? L is the length of the string, h is the height between या फिर distance between the center of the circular path traced by conical pendulum and the support and the support। ठीक है, ये तुम्हारा सपोर्ट होता है, जहाँ से स्ट्रिंग बंधा है ना, या ये जो है ना इसको बोलते हैं सपोर्ट। क्या बोलते हैं? सपोर्ट। ओके, ये तुम्हारा सर L और दिस इज योर H। हाँ, सर आंसर कैसे आओ तो समझ गया सर, सर लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहा। अगर इसको भी सोचो रुको, MGL और सर MGH क्योंकि कैसे? सर उसपर पूछा है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो सर इसका मतलब सर हाइट में भी कुछ चेंज होना चाहिए ना सर, लेकिन बॉब तो वही हाइट में घूम रहा है। बट यहाँ पे देख कैसे हाइट अगर रहेगा फिर भी यहाँ पे सर्कुलर मोशन की भी केस हो रहा है ना, डायरेक्टली तो नहीं, ये बोल नहीं सकता। अगर ये लीनियर मोशन होगा, सपोज करा ऐसा कुछ, ये सपोर्ट यहाँ पे, पहले बॉब यहाँ पे था, सर अगर सपोज, वर्टिकल सर्कुलर मोशन होता तो सर बोल सकते थे। तो यहाँ पे देखना, ये क्या तरह हाइट है, अच्छा, और ये क्या तरह, अगर ये स्ट्रेट लाइन मोशन होता कुछ इस प्रकार, सॉरी, ये क्या तरह हाइट है। अब क्या हो रहा था? ये तरह ग्राउंड लेवल आता पहले, तो यहाँ से इस बॉल को उठा के यहाँ तक लेके जा रहा, मतलब पोजीशन चेंज करा, तब अलग सिनारियो बनता था। तो यहाँ पे मैं H माइनस एल की कोशिश करता था, H माइनस एल की कोशिश करता था। बट यहाँ पे क्या एक सर्कुलर पाथ की बात कर रहा है, तो सर्कुलर पाथ के केस में क्या होता है कि जो अपना पोटेंशियल एनर्जी है वो मेनली डिपेंड करता है कि लेंथ कितना बड़ा है, मतलब कौन सा लेंथ बड़ा है।
जिसका लेंथ ज्यादा बड़ा होगा उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। सिंपल यही कॉन्सेप्ट होता है। सर्कुलर मोशन के केस में क्या, जो डिस्टेंस सबसे ज्यादा, जो डिस्टेंस सबसे ज्यादा उसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा। जैसे अगर मैं बॉब का लेंथ, सपोज ये लेंथ अगर एल देखता हूँ, ये एल क्या मेरा ग्रेटर देन एच है, दिस एल इज ग्रेटर देन एच। तो अगर एल मेरा बड़ा है तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि द potential energy of a string length of a string which is having a length L will be more than the potential energy due to height h। क्योंकि लेंथ क्या है, लेंथ का डिफरेंस आ रहा है, लेंथ बड़ा है L और h क्या है, छोटा है। तो मेरे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ L, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू L क्या होगा, बड़ा होगा एज कम्पेयर टू पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू h। यही बेसिक कॉन्सेप्ट इसके पीछे, और कुछ है नहीं। क्योंकि अगर सर हाँ सर अगर एल बड़ा है तो सर उसका पोटेंशियल एनर्जी कम होगा ना सर, क्योंकि एल नीचे। अरे वो इन केस ऑफ वर्टिकल मोशन होगा रे भाई, अगर वो सीधा सीधा अगर तू एक स्ट्रेट लाइन मोशन जैसे परफॉर्म करे तब अलग बात है, समझ रहे हैं? तब वो अलग चीज है। यहाँ पे क्या हो रहा था, सर्कुलर मोशन की केस चल रही है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, तो उस केस में थोड़ा सा अलग होता है सब चीजें। सर समझ गया। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और कुछ दिया है क्वेश्चन बाकी है क्या अपने, 2-3 बाकी है थिंक सो। कौन सा ये, हाँ ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन है। 19th क्वेश्चन देखो क्या, तुम लोगों ने टेबल रीड किया सब लोगों ने? हाँ सर। टेबल के क्वांटिटीज लिख के देखा तुम लोग, फॉर्मूले देखो, तुम लोग को डायरेक्टली बाहर होना चाहिए। इसका डेरिवेशन बहुत ट्रिकी है, डेरिवेशन कुछ काम का भी नहीं वैसे ना, अपने एग्जाम में कभी पूछा है डेरिवेशन। तो तुम लोग को वो सब फॉर्मूला याद होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा कौन सा मानो तुम लोग को, वो रिंग हो गया, डिस्क हो गया, सिलेंडर वगैरह हो गया, यही सबसे ज्यादा पूछता है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे अपने पास रिंग का ही क्वेश्चन है। मुझे कोई बताएगा व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग हाफ एम आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? half mr², where m is what, m is the mass of the ring, m is what, mass of the ring। और r क्या होता है, r is the radius of the ring। r क्या होता है, r is the radius of the ring। ठीक है, अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो क्या बोला। क्वेश्चन क्या बोला है, a metallic ring of mass 1 kg has a moment of inertia of 1 kg meter square। moment of inertia का यूनिट होता है 1 kg meter square when rotating about one of its diameters, when rotating about one of its diameter and one of its diameter। ठीक है, खत्म। It is molten and remolded into a thin uniform disc of a same radius। क्या कर दिया उसको, डिस्क को, उस रिंग को मोल्ड किया मैंने, मतलब सबसे पहले उसको गर्म करके उसको पिघला दिया और उसको किस शेप में लेके आया मैं, डिस्क के शेप में लेके आया। और उसकी रेडियस को मैंने सेम रखा है, उसकी रेडियस को क्या रखा मैंने, सेम रखा है। उसके बाद क्वेश्चन क्या करता हूँ, हाउ मच विल इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया बी when it is rotated about its own axis? How much will its moment of inertia be when it is rotated about its own axis? ठीक है, चलो सबसे पहले क्या देखते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, जो जो मेंशन है वो लिख देता है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 99। सबसे पहले मास दिया आपने, मेटल रिंग का मास दिया कितना, 1 kg। उसकी रेडियस को भी दिया आपने, रेडियस के बारे में कुछ आइडिया नहीं, बस मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग दिया जो कि कितना है, 1 kg मीटर, 1 kg मीटर से। अब देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग क्या होता है, हाफ एम आर क्या होता है, 1/2 एम आर, 1/2 एम आर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अपन रेडियस एक्चुअली यहाँ से फाइंड आउट कर सकते थे, वो कैसे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग कितना दिया, 1/2 इंटू एम की वैल्यू कितना दिया, 1 इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का वैल्यू कितना मिल रहा है मुझे, 2 मिल रहा है आर स्क्वायर का वैल्यू। अब यहाँ पे इसका यूनिट मीटर मत लिख देना, ठीक है, क्योंकि ये स्क्वायर वाला चीज है,
मीटर मत लिखना, या फिर मीटर स्क्वायर लिख दो चलेगा, कोई टेंशन नहीं, मीटर स्क्वायर। उसके बाद उसने क्या बोला अपने को कि उस रिंग को मैंने मोल्ड कर दिया, मतलब उसको गला दिया। उसको क्या कर दिया मैंने, गला दिया। और क्या कर दिया, उसको एक डिस्क के शेप में लेके आया मैंने उसको क्या कर दिया, डिस्क के शेप में लेके आ चुका हूँ, डिस्क के शेप में लेके आया। तो पूछता है कि जब तुम लोग उस रिंग को मोल्ड करके उसका शेप बदल के उसको डिस्क शेप में लेके आ रहे हो, और उसने कंडीशन क्या बोला कि डिस्क की रेडियस और रिंग का रेडियस क्या होगा, सेम होगा। डिस्क का रेडियस और रिंग का रेडियस क्या होगा, सेम होगा। अब मुझे ये बताओ, जितना मैंने मास को मोल्ड किया, रिंग का मास कितना, जो कुछ भी था, रिंग का मास कितना 1 kg। अगर मैं 1 kg को मोल्ड कर रहा हूँ, तो मैं उस मोल्टन मेटल से जो मैं डिस्क बनाऊंगा उसका मास कितना होगा, सर 1 kg होगा ना सर? 1 kg होगा, राइट। तो यहाँ पे क्या होने वाला है कि द मास ऑफ डिस्क will also be 1 kg, will also be what, 1 kg। ओके, और अपने को क्या पूछा उसने, ये तो इंपॉर्टेंट था कि मास उतना ही 1 kg रहेगा। उसने अपने को कहाँ से पूछा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अपने को पूछा व्हाट विल बी द डिस्क से मोमेंट ऑफ इनर्शिया व्हेन इट रोटेट अबाउट इट्स ओन एक्सिस, व्हेन रोटेट अबाउट इट्स ओन एक्सिस। अब देखो डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो कितना होता है, एक बार टेबल में ओपन कर देता हूँ। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखो, डिस्क आ गई, देखो यहाँ पे सामने दिख रहा है तुम लोगों को, यूनिफॉर्म डिस्क और सॉलिड सिलेंडर, यूनिफॉर्म डिस्क और सॉलिड सिलेंडर। और अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ से फाइंड आउट करना है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डिस्क। अगेन फॉर्मूला विल रिमेन सेम, फॉर्मूला विल रिमेन व्हाट, सेम। तो यहाँ पे फॉर्मूला कितना आएगा, 1/2 mr स्क्वायर, 1/2 mr स्क्वायर। अगेन सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। अगेन क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर रिंग एंड फॉर डिस्क। अगेन सेम फॉर्मूला यूज करते हैं, हाफ mr स्क्वायर। आर स्क्वायर की वैल्यू अपने फाइंड आउट करके रखें, कितना है वो, 2 है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ डिस्क विल बी moment of inertia for disk is equals to 1/2 again mr square। अब m का वैल्यू कितना है तुम्हारे पास, m का तो वैल्यू सेम रहेगा क्योंकि मैंने 1 kg रिंग को मैंने मोल्ड करके 1 kg का डिस्क बना, ऐसा थोड़ी कि मैंने एक्स्ट्रा कुछ डाला। उसने अगर बोला रहता तो अपन एक्सप्लेन कर देते थे, बट उसने कुछ बोला ही नहीं अपने को। इसका मतलब क्या है कि उसने 1 kg का रिंग को मोल्ड किया और 1 kg के डिस्क में कन्वर्ट कर दिया। और आर स्क्वायर की वैल्यू कितना है, जस्ट फाइंड आउट किया था 2, कैंसिल आउट कर दो, कितना आएगा आंसर, 1 kg पर मीटर। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क which is created from the 1 kg of a ring, which is created from 1 kg ring will be 1 kg per meter square। मतलब सेम 1 kg per meter square रहेगा, 1 kg per meter square। अब यहाँ से देखो, तुम लोग चाहे तो इसका आंसर डायरेक्ट भी दे सकते हो। कैसे, उसने क्या बोला अपने को कि जो मैं डिस्क बनाऊंगा, जो मैं डिस्क बनाने वाला हूँ, उसकी रेडियस भी क्या रखूंगा, सेम एज दैट ऑफ रिंग, सेम एज दैट ऑफ रिंग। अगर मैंने रेडियस को सेम रखा, अगर मैंने रेडियस को सेम रखा और मास के बारे में मुझे जरा भी आइडिया नहीं, मतलब उसने कुछ बोला ही नहीं अपने को कि मैंने कुछ एक्स्ट्रा मास ऐड कर दे उसके अंदर, कुछ नहीं बोला। बस उसने क्या बोल दिया कि रिंग को मैंने मोल्ड कर दिया और उस मोल्टन मेटल का यूज करके, उस मोल्टन रिंग का यूज करके मैंने क्या करता है, एक डिस्क फॉर्म कर दिया। उसने ऐसा कुछ बोला कि अपने को कि मैंने कुछ एक्स्ट्रा मास ऐड कर दिया, ऐसा कुछ क्वेश्चन में कहीं ऐसा लिखा है क्या, वी पुट सम मास एक्स्ट्रा टू इट, ऐसा कुछ लिखा तो नहीं है? नहीं सर, नहीं बोला। नहीं बोला, मतलब मास क्या रहेगा, वो कंसीडर करें कि मास सेम एज दैट ऑफ रिंग, रेडियस भी सेम और उसके बाद मास भी सेम, और फॉर्मूला भी क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क, वो भी क्या होता है, सेम एज दैट ऑफ रिंग होता है। तो बस फॉर्मूले में डालो, आराम से सॉल्व करो। तुम लोग को वो सब बेसिक फॉर्मूला याद होना चाहिए, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका डेरिवेशन के पीछे मत भागना, बहुत टफ है डेरिवेशन। ओके, यहाँ तक क्लियर है सबको? यहाँ तक क्लियर है सबको?
चलो R इज इक्वल टू √2 आएगा ना हाँ, सर R। आर की वैल्यू क्यों फाइंड आउट कर रहा है? डायरेक्टली तुझे आर स्क्वायर का वैल्यू चाहिए ना आगे जाके। देखना यहाँ पे भी तुझे तो आर स्क्वायर ही चाहिए ना, तो मैं पकड़ के रूट स्क्वायर ले लूँ। ये देख, जब तुझे आर स्क्वायर की वैल्यू आगे डायरेक्ट लगने वाले, तो यहाँ पे मैं रूट का क्यों लूँ? समझा कि नहीं? हाँ सर। अब क्या करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन काफी इजी था, बस फॉर्मूला बेस देखो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के जितने भी सम आएंगे सब के सब फॉर्मूला बेस्ड आएंगे। कोई ज्यादा ऐसा टफ डेरिवेशन वगैरह कुछ नहीं होता इसके अंदर, सब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होता है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला उसने? A big dumbbell is prepared by using a uniform rod. मेरे पास एक डंबल है, is prepared by using a uniform rod of mass 60 ग्राम, ठीक है, और उसका लेंथ कितना है? 20 सेंटीमीटर। The two identical solid sphere of mass 50 gram and radius 10 centimeter each are at the two ends of the rod. Are at the two ends of the rod. Okay. Calculate the moment of inertia. Calculate the moment of inertia of the dumbbell when rotated about an axis passing through the center and perpendicular to the line. सबसे पहले स्ट्रक्चर देखो क्या कहना चाहता है। तुम लोग जिम वगैरह गए कभी? सर ऊपर का थोड़ा दिखाओ ना। कहाँ पे डाउट है इसमें? हाँ सर समझ गए। चलो ठीक है, अब वो डंबल शेप वाला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है। चलो एक डंबल ड्रॉ करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर और यहाँ पे एक रॉड ले लेते हैं। इसका सेंटर है, रॉड को एज अ लेंथ ही कंसीडर करें। ठीक है, ये डंबल टाइप हो गया एक शेप। अपना क्या क्या बताया उसने? ये रॉड सर क्या क्या दिया देखो उसने। रॉड की जो लेंथ है, ये रॉड है, इसके लेंथ को दिया आपको। कितना लेंथ है उसका? 20 सेंटीमीटर। मैं अलग पेन से लेंथ लिखता हूँ। रॉड की लेंथ मतलब सेंटर से लेके इस सेंटर तक लेंथ कितना? 20 सेंटीमीटर। कितना दिया? उसके बाद क्या बोला है कि जो सिलेंडर है, ये जो बाहर की सिलेंडर है, इनकी रेडियस कितना है? 10 सेंटीमीटर। कितना? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर इनकी लेंथ। उसके बाद क्या बोला है कि जो रॉड का मास है, मास ऑफ रॉड, मास ऑफ रॉड कितना दिया उसने? 60 ग्राम। 60 ग्राम। मास ऑफ वो जो बॉल से वो कितना? मास स्फीयर 50 ग्राम है। मास ऑफ स्फीयर, मास ऑफ स्फीयर इज 50 ग्राम।
कितना इंफॉर्मेशन है, और रेडियस 10 सेंटीमीटर। ओके, आई थिंक मैंने डायग्राम ऐसे लग रहा है मुझे, मैंने गलत तो नहीं बनाना है, क्योंकि देखो उसने क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन एक बार ध्यान से देखो, क्वेश्चन में रीड करता हूँ, मेरे फोन में है क्वेश्चन। बोला a dumbbell is prepared by using a uniform rod of mass 60 gram and length of 20 centimeter. Two identical solid spheres of mass 50 gram and radius 10 centimeter each are at the two ends of the rod. तो यहाँ पे ऐसा फिगर होना चाहिए मेरे हिसाब से। देखो अगर ये रॉड है 620 सेंटीमीटर का, तो यहाँ पे एक स्फीयर होना चाहिए और यहाँ पे एक स्फीयर होना चाहिए। मतलब ये रॉड पूरा कवर हो रहा है 20 सेंटीमीटर। अब इसमें क्या हो रहा है, सेंटर टू सेंटर 20 सेंटीमीटर हो रहा है, जो मेरे हिसाब से आई थिंक गलत है। ये डायग्राम मेरे हिसाब से गलत है, क्योंकि उसने क्या बोला है कि जो स्फीयर्स है वो उस रॉड के एग्जैक्टली एंड पे कनेक्टेड है, तो ये फिगर क्या हो रहा है उसके सेंटर में कनेक्टेड है, तो ये गलत होगा फिगर। तो इसको मिटा देता हूँ, ये फिगर मेरे हिसाब से गलत है। अब ट्राई करते क्वेश्चन। चलो ठीक है, इसको मिटा देता हूँ। ठीक है चलो। रेडियस कितना दिया सेंटर का, स्फीयर का रेडियस है 10 सेंटीमीटर ना, ये 10 सेंटीमीटर, अगेन दिस इज अ 10 सेंटीमीटर। सर इतना इन्फॉर्मेशन है आपको। सर रॉड का मास वगैरह दिया, इसने पूछा गया फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डंबल फॉर अ रोटेशन अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द लेफ्ट। मतलब अपने को क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ से कैलकुलेट करना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ से कैलकुलेट करना, एग्जैक्टली सेंटर में से पास होना चाहिए लाइन, एंड इट शुड बी परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द रॉड। ये देखो परपेंडिकुलर, यहाँ से अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। ठीक है, अब देखो क्या क्या अपने पास फॉर्मूले की नीड है अपने को। सबसे पहले टेबल एक बार चेक कर लेते, रॉड कहाँ पे गया, रॉड देखो यहाँ पे रॉड के बारे में क्या बोला उसने, ये दो फॉर्मूलेज देखो, दो ये वाले, ये वाले दो मैं हाईलाइट कर देता हूँ। अच्छा, अपने को पहला वाला लगेगा ना। ये वाला एक, ये वाला फॉर्मूला चाहिए और ये वाला चाहिए। देख चेक करते कौन सा फॉर्मूला अपने को लगेगा। ठीक है, चेक करते हैं। Yes, the thin uniform rod or a rectangular plate perpendicular to the length and passing through the center. 1/12 mr 1/2 ml। सर रॉड ये फॉर्मूला रेक्टेंगल अपने शेप काम में का कि सिलेंडर शेप में कैसे पता चलेगा? मुझे पता है, जो रॉड होता है एक्चुअली रॉड इज ऑलवेज अ सिलेंड्रिकल शेप। रॉड क्या हाँ होता सर, है एक्चुअली, सिलेंड्रिकल शेप सिलेंड्रिकल की होती है। शेप, बराबर ना। अब इसमें तो कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, रॉड जो होता है अपना सिलेंडर शेप में, राइट। अब उसमें देख कहाँ पे फर्क गिरता है, फर्क गिरता है कि दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ से कैलकुलेट करना चाहते हैं, मतलब तेरा एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ पे। सिंपल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके ऊपर डिपेंड करता है कि तुम्हारा एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ पे। इफ योर एक्सिस ऑफ रोटेशन इज एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ द लेंथ, एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग आएगा। अगर तुम लोगों ने अगर रोटेशन एक्सिस, एक्सिस ऑफ रोटेशन या फिर रोटेशन एक्सिस दोनों कैसे भी बोल सकते हो, अगर तुम लोगों ने एक्सिस ऑफ रोटेशन को सेंटर से हटा के कहीं और रख दिया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू बदल गई। ठीक है, फिलहाल अपने को किसके लिए चाहिए, यूनिफॉर्म रॉड के लिए चाहिए, और वो भी कहाँ से, मोमेंट ऑफ इनर्शिया शुड पास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अक्रॉस एन एक्सिस व्हिच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द रॉड, which is passing through the center of the rod. तो sufficient formula अपने लिए कौन सा है, 1/2 ml²। एक बंद करने बोला ना सुजैन को। किसका चालू है माइक, सुजैन का चालू है क्या?
ठीक सर है अगर ये सेंटर से ना पास हो के सर कोई और एक्सिस से पास हो तो सर उसके लिए तो कौन सा अपने को ये सुनना, तो अपने को कौन सा थ्योरम लगाना पड़ेगा? परपेंडिकुलर एक्सिस से, पैरेलल एक्सिस से, सॉरी पैरेलल एक्सिस से, पैरेलल एक्सिस से बताऊंगा कैसे फाइंड आउट करना, टेंशन मत, इजी। अब सबसे पहले क्या बोला है उसने कि अपने को थिन यूनिफॉर्म रॉड है और विच इज पासिंग थ्रू दी सेंटर, मतलब ये फॉर्मूला अपने लिए फिलहाल वैलिड है। कौन सा? 1/12 ml², 1/12 ml², ठीक है। उसके बाद और एक चीज स्पीयर का भी देखना अपने को, स्पीयर के बारे में भी उसने बोला, स्पीयर के बारे में बोला बराबर, स्पीयर का भी देख लेते फॉर्मूला, नहीं तो वो भी मिस हो जाएगा। देख स्पीयर का, स्पीयर में देख क्या आता है, सॉलिड स्पीयर, क्योंकि देख तेरा जो डंबल होता है वो हमेशा सॉलिड स्पीयर होता है, कभी ऐसा खोखला नहीं होता स्पीयर, कभी ऐसा खोखला होता है स्पीयर। जो तुम लोग डंबल उठाते हो जिम में जो डंबल उठाता है वो हमेशा भरा भरा रहता है, बराबर, भरा हुआ रहता है। हाँ सर। तो भरा हुआ जो स्पीयर है उसको क्या बोलते हैं अपन? सॉलिड स्पीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉलिड स्पीयर। और सॉलिड स्पीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है? 2/5 mr²। अब देखो इसके फॉर्मूले तुम लोग को याद रखने पड़ेगा, ठीक है, कोई ट्रिक तो है नहीं इसके पीछे, तुम लोग कम से कम इसको 10 बार लिखो, प्रैक्टिस करो, लिखते चलो, और ये फॉर्मूले बोलते हैं ना, जेई मेन तक तुम लोग को याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, ठीक है। तो I इज इक्वल टू कितना? 2/5 mr², I इज इक्वल टू 2/5 mr²। ये दो फॉर्मूले थे, मैं लिख लेता हूँ। सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला यूज करना अपने को? सबसे पहला फॉर्मूला यूज करना पहले तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड इज इक्वल टू कितना आया था अपने पास? 1/12 ml², और L इज द लेंथ ऑफ द रॉड। उसके बाद स्पीयर की बात करते हैं। स्पीयर, स्पीयर के लिए कितना आया था? 2/5 mr², 2/5 mr²। अब दोनों का मास अलग अलग है, ठीक है, दोनों का मास अलग है, स्पीयर का मास अलग और रॉड का मास अलग, रॉड का मास अलग, ठीक है। उसने अपने को क्या पूछा है, मैं एक बार क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ, ऊपर का मैं गिवन नहीं रीड कर रहा, डायरेक्टली क्वेश्चन रीड करता हूँ। कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डंबल, calculate the moment of inertia of a dumbbell for a rotation about an axis passing through its center and perpendicular to its length, perpendicular to its length। चलो ठीक है। अब ये देखो, ये पूरा डंबल स्ट्रक्चर है तुम्हारा, दिस इज व्हाट योर डंबल स्ट्रक्चर इज, बराबर। अब देखो मैं क्या करता हूँ, दोनों को सेपरेट सेपरेट करता हूँ, मतलब स्पीयर को मैं अलग रख देता हूँ और रॉड को अलग रख देता हूँ। तो सबसे पहले मैं रॉड के लिए बात करता हूँ, ओनली फॉर रॉड मैं इन दोनों को आइसोलेट कर दे रहा हूँ। मतलब मैंने क्या कर दिया, जो डंबल था उसके वो जो साइड के दोनों बॉल्स उसको मैंने निकाल दिया, फेंक दिया, और बचा के मेरे पास सिंगल रॉड बचा है। क्या बचा है? सिंगल रॉड। और सिंगल रॉड का लेंथ कितना है मेरे पास? सिंगल रॉड का जो लेंथ है वो अबाउट 20 सेंटीमीटर है, और इसका मास कितना है मेरे पास? मास इज अबाउट 60 ग्राम। ओके, अब मुझे पता है इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मुझे और मेरा रिजल्टेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहाँ से चाहिए? मुझे सेंटर से ही चाहिए। तो अच्छी बात है, सेंटर से मेरे पास इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है कितना? m rod इज इक्वल टू कितना आएगा? m rod इज इक्वल टू 1/12 m rod into L स्क्वायर। मास ऑफ द रॉड कितना है? 60 ग्राम। चाहे तो तुम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हो, चाहे तो तुम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हो। सर हमें दोनों का कंबाइन फाइंड करना है क्या? हाँ, कंबाइन फाइंड करना है, तो कंबाइन फाइंड करते समय क्या करेगा देख, तू दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड कर देगा। कैसे? सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड फाइंड आउट करेगा, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्पीयर फाइंड आउट करेगा, उसके बाद तो कैसे सॉल्व करना। अब यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्पीयर जब कैलकुलेट करेगा तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेगा। कारण क्या है? क्योंकि मेरे पास दो स्पीयर है, मेरे पास क्या है? दो स्पीयर है, इसलिए मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्पीयर तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा, और किसके साथ ऐड करूंगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड के साथ ऐड करूंगा। तो मुझे क्या मिलेगा? टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डंबल मिलेगा। क्या मिलेगा? टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डंबल। ओके, क्लियर है यहाँ तक सबको? हाँ सर। अब देखो मास, यहाँ पे एक्चुअली मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना एम आई लिखता है सर, एम आई ऑफ रॉड। सो 1/12 इंटू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्पीयर करेंगे तो कितना आएगा? ये 60, सब सेंटीमीटर वाले पार्ट है ना, सीजीएस यूनिट, तो रहने दो इसका इसे। इंटू लेंथ कितना है रॉड का? रॉड का लेंथ इज 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर मतलब इसका स्क्वायर। तो ये आंसर कितना आएगा? ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब कैंसिल कर दो जो जो कट रहा है, 12 इंटू 60 मतलब 5 टाइम्स कटा,
5 into 20 का स्क्वायर कितना होता है 400। सॉल्व कर दो तो ये कितना आएगा अप टू 2000। कितना आएगा 2000 ग्राम पर सेंटीमीटर, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है सबको? मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर रॉड, यहाँ तक क्लियर सबको? यस सर। क्लियर। अब क्या करता हूँ मैं, स्पीयर को अलग लेता हूँ। अब स्पीयर देखो, इसका स्ट्रक्चर, स्पीयर कहाँ पे, एक्चुअली यहाँ पे स्पीयर है। मैं रॉड को हटा दे रहा हूँ, एक ही स्पीयर लेता हूँ, फिर उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूंगा तो अपना काम आसान हो जाएगा, राइट। अब देखो मैं एक अलग अलग कलर से बनाता हूँ इसको, या फिर थोड़ा बड़ा ही बना देता डायग्राम रॉड पे। ओके देखो ये मेरे पास एक डंबल है, अरे बन जा भाई। ये डंबल का एक ही साइड वाला पार्ट बना रहा हूँ, फिर इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, मेरा काम आसान हो जाएगा इससे। ओके देखो यहाँ पे सिस्टम, ठीक है चलो। ये मेरा एक अरे सॉरी, एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। मतलब ये रॉड था एक्चुअली यहाँ पे, बट अभी फिलहाल नहीं, तो इसलिए डॉटेड लाइन बनाई, ठीक है। अब देखो मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबका कहाँ से फाइंड आउट करना है, एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ द रॉड, एग्जैक्टली फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रॉड। अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना, रॉड का एक्चुअल लेंथ कहाँ से था, यहाँ से एक्चुअली तुम्हारा रॉड था अप टू दिस, मतलब ये लेंथ कितना होगा टोटल, दिस लेंथ विल बी 20 सेंटीमीटर टोटली। अगर सेंटर में से पास कर दूं तो यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ बताओ मुझे, मैं एक अलग कलर से बनाता हूँ। यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ बताओ कितना होगा, ये वाला लेंथ कितना होगा? 10 होगा ना? 10 होगा, क्योंकि एग्जैक्टली सेंटर पे है ना, तो ये कितना होगा 10। दिस लेंथ विल बी 10 सेंटीमीटर। और रेडियस ऑफ द स्फीयर कितना है? वो भी 10 है 10, सर। बराबर। अब सबसे पहले क्या फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रेड पेंसिल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया of sphere when axis of rotation pass through the center of sphere, pass through the center of the sphere। मतलब सबसे पहले क्या से फाइंड आउट करता है, यहाँ से। ओके इसका फॉर्मूला मुझे डायरेक्टली पता है, when axis of rotation pass through center of sphere, pass through center of sphere, सेंटर ऑफ स्फीयर। और वो फॉर्मूला कितना आता है, I स्फीयर इक्वल्स टू कितना आएगा वो 2/5 m स्फीयर इनटू r, में पे m लिख देता सीधा इनटू r स्क्वायर। मुझे बताओ मास ऑफ द स्फीयर कितना दिया उसका, मास ऑफ द स्फीयर कितना है? 50 सर। 50 ग्राम है आई थिंक सो। तो यहाँ पे 2/5 इनटू मास इज 50 इनटू रेडियस कितना 10, 10 का स्क्वायर करने कितना है 100। क्या करो कैंसिल कर दो जो जो कट रहे हैं, ये आया 10। कितना है देखो, ये 20,000 आया, 2000 आया, कितना 2000। दिस इज व्हाट योर 2000 ग्राम, जी आएगा सर, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ रहा मैं क्या किया, ये क्या यहाँ तक समझा तुम लोगों? हाँ सर। ओके यस सर। ये यहाँ तक देखो, मैंने क्या फाइंड आउट किया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस व्हिच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द स्फीयर। बट क्या ये मेरा एक्चुअल मकसद है क्या, मुझे कहाँ से फाइंड आउट करना मोमेंट ऑफ इनर्शिया? I have to find the moment of inertia from an axis which is passing through
दिस पॉइंट, मुझे यहाँ से फाइंड आउट करना, बराबर ये मेरा मेन गोल है, यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। अब यहाँ से दोनों को थोड़ा ध्यान से देखो, ये दोनों एक्सिस क्या दिख रहे हैं तुम लोग को, पैरेलल दिख रहे हैं क्या? ये दोनों एक्सिस तुम लोग को पैरेलल दिख रहे हैं? These two axes अच्छा are सर। parallel to each other, तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। यहाँ पे देखो मैंने ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर, इसको मैं नाम देता हूँ MICS नाम देता हूँ, सेंटर ऑफ द स्फीयर, और ये मेरा मेन गोल है, तो यहाँ पे MIS लिख देता हूँ, ठीक है। तो जब मैं MIS फाइंड आउट करना चाहता हूँ, सो बाय यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, by using parallel axis theorem, मैं क्या फाइंड आउट करना, MIS इज इक्वल टू क्या करूंगा, फॉर्मूला क्या होता है इसका, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर, तो यहाँ पे क्या आएगा MICS प्लस क्या होता है दोनों के बीच का डिस्टेंस, मास, सबसे पहले क्या करते हैं अपन, मास ऑफ द स्फीयर मल्टीप्लाइड विद क्या करता है, डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस। अब मुझे ये बताओ डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस कितना, डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस कितना दिख रहा तुम लोगों को, डिस्टेंस बताएगा कोई मुझे, डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस कितना दिख रहा है, ये वाली लाइन देखो, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन के बीच का अंतर कितना, डिस्टेंस कितना, बताएगा कोई, दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस कितना है, हमें फॉर्मूला कंप्लीट कर दो, कितना आता है ये, h स्क्वायर से रिप्रेजेंट करता है उसको, h लिख दो, k लिख दो, तुम लोग की मर्जी जो कुछ लिख दो। अब मुझे MIS चाहिए, which is equals to MICS की वैल्यू मैंने जस्ट फाइंड आउट किया था, कितना वो 2000, मास ऑफ द स्फीयर कितना मेरे पास 50 ग्राम, दोनों के बीच का, दो एक्सिस के बीच का अंतर कितना है 20 सेंटीमीटर, और उसका क्या करना मुझे, स्क्वायर करना, तो सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा, ये 2000 आएगा प्लस 50 इंटू 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, तो ये 2000 आ गया प्लस ये कितना आ गया, जरा मल्टीप्लाई करो इसको, 5 इंटू 4 इज 20,000, एडिशन करता हो कितना आ रही है 22,000, 22,000 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्फीयर अबाउट एन एक्सिस व्हिच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द रॉड, सेंटर ऑफ द रॉड, ओके। अब क्या करना है तुम लोगों को, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डंबल, total moment of inertia, moment of inertia of a dumbbell is given by, so MID लिख देता हूँ, डम्बल है तो क्या आएगा ये, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड प्लस 2 times the moment of inertia of a sphere। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड कितना है तुम्हारे पास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड देखो कितना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड कितना है 2/5 mr स्क्वायर, बराबर 2/5 mr स्क्वायर। चलो ठीक है लिख देते हैं, एक मिनट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड अपन ने गलत निकाला क्या, 2/5 mr स्क्वायर, मास कितना उसका, अरे यहाँ पे भी मास मैंने 50 कैसे लिया, मास कुछ अलग है सर रॉड का, रॉड का मास 60 है ना रे, एक मिनट मैंने गलती कर रहे देखो यहाँ पे, मास ऑफ द रॉड इज 60, ओप्स सॉरी सॉरी सॉरी, देखो यहाँ पे गलती हुआ है मेरे से, यहाँ पे देखो इधर गलती है, बराबर है क्या 60 1/12 ml स्क्वायर, हाँ राइट है राइट है राइट है, 12 5 60 हो गया, 12 5 60, और ये 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, सो 5 इंटू 4 करूंगा तो 20, मतलब 2000 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 2000 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, हाँ राइट है ये सही है। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है कि
ये तो 22,000 ग्राम आ रहा है। अगर इसको मैं सॉल्व करूँ तो आंसर कितना आता है देखो। एम आई रॉड की वैल्यू कितना, 2000 प्लस 2 इंटू 22,000। अगर इसको सॉल्व करो तो आता है 2000 प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 44,000। एडिशन परफॉर्म करता तो आता है 46,000। एम आई डी का वैल्यू कितना है मेरे पास डंबल का, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। जरा आंसर चेक करो एक मिनट, आंसर क्या दिया है। यहाँ पे 24,000 दिया है और अपने को कितना है आंसर, 46,000। ऐसे कैसे कर दिया हमने? इन्होंने सिंगल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर लेगी कैसे, मोमेंट ऑफ स्फीयर फाइंड आउट कर ले। 24,000 लिख रहा है तो मतलब एक ही ले लिया उन्होंने रॉड, एक ही रॉड का एक ही डंबल लिया, एक ही स्पीयर लिया और उससे कैलकुलेट करो। अब इनका स्पीयर कुछ अलग है सर। देखो यहाँ पे गलती बता दो, गलती किसका, बुक वालों का। कैसे बताओ, मुझे बताओ। जब तुम लोग डंबल क्रिएट करते हो, जब तुम लोग डंबल को क्रिएट करते हो तो डंबल के दोनों तरफ जो स्पीयर होता है, दोनों तरफ स्पीयर होना जरूरी है, तभी उसको डंबल बोलते। बट अकॉर्डिंग टू बुक, अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक, उन्होंने क्या कंसिडर किया कि तुम्हारे पास एक डंबल है, एक रॉड है, उसके एक एंड में सिर्फ स्पीयर कनेक्टेड, उसके एक एंड में क्या कनेक्टेड है, स्पीयर कनेक्टेड है, और दूसरा एंड खाली है, ऐसा इन लोग अज्यूम कर, जो कि गलत होता है, जो कि क्या होता है, कुछ अलग गलत चीजें होती है। ठीक है, तो ये आंसर मेरे हिसाब से तो करेक्ट है। मैं फिर भी एक बार चेक कर दो इस आंसर को, ठीक है। या फिर तुम लोग के हिसाब से तुम लोग भी एक बार सर्च करो शायद क्वेश्चन को, मैं भी ढूंढता हूँ कि अपना आंसर सही है क्या। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में काफी ज्यादा एम्बिग्यूटी है, अलग अलग जगह पे अलग अलग आंसर होने की संभावना ज्यादा है। तो फिर भी मेरे हिसाब से तो मैंने ये आंसर निकाला। एक बार तुम लोग भी चेक करो, मैं भी चेक कर रहा हूँ। ओके, हेलो, Yes, sir. ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, फ्लाई व्हील वगैरह कुछ दिए, जैसे कि लग रहा है ये रोलिंग मोशन है। रोलिंग मोशन आई थिंक अपने सिलेबस में नहीं है। A flywheel is used to prepare an earthenware. Pots, a pots is set into a rotation at 100 rpm. Okay, it is in the form of disc of mass 10 kg and radius सर 0.4 meter. हाँ, सर अपना आंसर सही है। कहाँ पे ढूंढा क्या आंसर भाई? हाँ सर, वो shala.com आता है ना सर, हाँ हाँ, गवर्नमेंट सर, उसमें भी 46,000 ही है। अच्छा अच्छा, ठीक है भाई, चलो ठीक है, चलेगा। तो वही आंसर को फॉलो करो। एक्चुअली बुक में क्या किया उन लोगों ने, एक जगह का स्पीयर को उन्होंने कंसिडर नहीं किया मेरे हिसाब से, तो इसलिए उन लोग का आंसर अलग आया और अपना आंसर कुछ अलग आया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या बोला उसने। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला। A flywheel is used to prepare an earthenware. Earthenware pot is set into the rotation at 100 rpm, rotation per minute. It is in the form of disc of a mass 10 kg and radius is 0.4 meter. A lump of a clay is of mass 1.6 kg is falls on it and others to it. Others मतलब चिपक गया उसको, ठीक है, others to सर it। हाँ, सर प्रीवियस वाला सम निकालो ना, उसका सॉल्यूशन। क्या से चाहिए सर फाइनल आंसर। आंसर? यहाँ पे
डन सर। ओके, अब देखो यहाँ पे एक्चुअली ना ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन ना इसको एक्सप्लेन करने से पहले ना मुझे तुम लोगों को मोमेंट कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बारे में क्या था, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जैसे अपन ने लीनियर मोशन में क्या पढ़ा था, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। किसी को याद है व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, न्यूटन सेकंड लॉ, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम याद है? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कोई बताएगा? चलो न्यूटन सेकंड लॉ याद है किसको? न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ याद है? सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन पता है क्या? किसको कुछ पता ही नहीं क्या? सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन क्या बोलता था वो? सर वही ना, ऑब्जेक्ट कंटिन्यूज टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट until an unbalanced force is applied on it. सही। मतलब क्या देखो, फिर ये तो फर्स्ट है ना? कौन सी दुनिया है मेरे तो फर्स्ट में? फर्स्ट है कि सेकंड है? देख जरा सोच ले एक बार, मुझे भी लग रहा है ये फर्स्ट है, क्योंकि देखो सेकंड में क्या बोलता है वो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहा है। सर Moment of न्यूटन inertia. सेकंड, सर न्यूटन सेकंड लॉ स्टेट्स दैट सर द उसने फर्स्ट बोला। ठीक है रुक जाना, ये कंटिन्यू कर रहा है आपको। न्यूटन सेकंड लॉ स्टेट्स दैट, yes sir the rate of change of momentum is directly proportional or equal to the force applied. फोर्स ऑफ, ठीक है सर ये न्यूटन सेकंड पूरा लॉ बोलो का ये। डेफिनेशन। हाँ वो Sir, the acceleration of an object produced by the net force is directly proportional to the magnitude of the net force in the same direction as the net force and inversely proportional to the mass of the object. दोनों ही फॉर्मूला सही, ठीक है दोनों भी स्टेटमेंट्स हैं। देखो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, सबसे पहले मोमेंटम के बारे में बताओ। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है कि कंजर्व होना मतलब क्या, इनिशियल एंड फाइनल क्वांटिटी विल रिमेन सेम, योर वेट इज कंजर्व। इसका मतलब क्या है, तुम्हारा इनिशियल वेट एंड योर फाइनल वेट इज आल्सो सेम। कंजर्व होना इसी को बोलते हैं। तो जब मैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात कर रहा हूँ तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, या फिर ऐसे बोल सकते हैं, द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज कंजर्व, द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज कंजर्व इफ द resultant external force, if resultant external force acting on the body will be zero, acting on the body should be zero। मतलब क्या है कि अगर किसी बॉडी के ऊपर अगर मैं एक्सटर्नली कुछ फोर्स अप्लाई ना करूं, किसी बॉडी के ऊपर अगर मैं एक्सटर्नली कुछ फोर्स अप्लाई ना करूं तो उस बॉडी का मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। मतलब उसका इनिशियल मोमेंटम और उसका फाइनल मोमेंटम क्या होगा, सेम होगा। ये किसके केस में, जब ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन परफॉर्म करे, स्ट्रेट लाइन मोशन परफॉर्म करे। बट अगर वही ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म करे तो सर्कुलर मोशन के केस में जो मोमेंटम होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, एंगुलर मोमेंटम। किसमें कन्वर्ट होता है, एंगुलर मोमेंटम। तो डेफिनेशन क्या बनेगा, the angular momentum of a body is said to be conserved, the angular momentum of a body is said to be conserved if an external, अब फोर्स को एनालॉगस कौन होता है सर्कुलर मोशन में, फोर्स के एनालॉगस कौन होता है सर्कुलर मोशन में, टॉर्क होता है। कौन होता है, टॉर्क। तो क्या बोलूंगा मैं, the angular momentum of a body is said to be conserved if the external torque applied on the body should be, external torque applied on the body is zero, external torque applied on the body is zero। तो ये होता है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम है सॉरी एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि लीनियर मोमेंटम तो लीनियर के साथ खत्म होगा। अब अपन सर्कुलर मोशन की बात करें तो यहाँ पे एक टॉपिक आएगा, state the principle of conservation of angular momentum।
state the principle of, यहाँ पे इसके साथ मैं प्रूफ भी एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ PLD है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। स्टेटमेंट पर देता हूँ, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। और जो एंगुलर मोमेंटम अपना होता है उसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं L से। एंगुलर मोमेंटम इज रिप्रेजेंटेड बाय, और जो तुम्हारा लीनियर मोमेंटम होता है उसको P से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे पहले प्रूफ स्टेटमेंट, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, द एंगुलर मोमेंटम the angular momentum of a body is said to be conserved, if external torque applied on the body is zero. External torque applied on the body is zero. यहाँ पे highlight कर देते हैं। External torque applied on the body is zero. ये statement है इसका। This is what is statement. अब इसको proof करते हैं। प्रूफ करने के लिए तुम लोगों को कंसिडरेशन काफी ज्यादा करने पड़ेगा। कंसिडरेशन से इसके अंदर, ठीक है। सबसे पहले एक रिलेशन इंपॉर्टेंट, एक रिलेशन में लिखते हैं, तो चलो उसके साथ ही रिलेशन भी आ जाएगा प्रूफ के। क्या करो, कंसीडर, देखो जब टॉर्क की बात, जब मैं क्या करता हूँ मोमेंटम की बात करता हूँ, तो मोमेंटम की बात मैं तभी कर सकता हूँ जब मेरा ऑब्जेक्ट क्या करे, मूविंग हो। क्या हो, मूविंग, मतलब वो आगे भागना चाहिए। अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ, सपोज करो मैं तुम लोग क्या बोलता हूँ कि मेरे पास एक पेन है जिसको मैंने ऐसे टेबल पर रख दिया और मैं पूछ रहा हूँ व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ दैट पेन, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ दैट पेन, तो तुम लोग आंसर कितना दोगे? मोमेंटम तुम लोगों ने पढ़ा, याद है तुम लोगों को मोमेंटम क्या होता है? कोई बताएगा मुझे व्हाट इज मोमेंटम? व्हाट इज मोमेंटम? कोई बताएगा मुझे व्हाट इज मोमेंटम? मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी, मतलब अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जीरो हो जाए तो क्या उस ऑब्जेक्ट के पास कोई मोमेंटम होगा? नहीं होगा। नहीं होगा, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे हो तो उसका मोमेंटम क्या होता है, जीरो होता है। सिमिलरली एंगुलर मोमेंटम, बस नाम एंगुलर है, मतलब क्या होगा, जो तुम्हारा पाथ है, पाथ ऑफ मोशन, दैट इज इन सर्कुलर पाथ, दैट इज इन सर्कुलर, बस इतना ही फर्क है। ओके, तो यहाँ पे कंसिडर क्या करते हैं, अपने एक ऑब्जेक्ट कंसिडर करते हैं जो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, ठीक है। कंसिडर ए मूविंग पार्टिकल, कंसिडर अ मूविंग पार्टिकल और जिसका मास m है, और मास m, देखो कोई भी ऑब्जेक्ट मास, उसके पास कुछ ना कुछ तो मास होगा, ठीक है। ऐसा कोई नहीं ऑब्जेक्ट की जो मासलेस हो। कंसिडर अ मूविंग पार्टिकल ऑफ मास m whose पोजीशन वेक्टर, क्योंकि ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो उसका पोजीशन वेक्टर अपने को डिफाइन करना पड़ेगा। whose पोजीशन वेक्टर, और सर्कुलर मोशन के केस में पोजीशन वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन? उसका नाम क्या लिखते हैं, रेडियस वेक्टर। क्या लिखते हैं, रेडियस वेक्टर, सबको याद होगा ये। इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन द पोजीशन वेक्टर इज नोन एज रेडियस वेक्टर। कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रेडियस वेक्टर, whether it is away from the center of the circle or whether it is toward the center of the circle? फिर पहला वाला अवे, पहला away from the center of the circle, ठीक है। whose पोजीशन वेक्टर या फिर रेडियस वेक्टर, पोजीशन, मैं पोजीशन लिख देता फिलहाल, whose पोजीशन वेक्टर with respect to origin, मतलब with respect to center, with respect to origin
और फिर सेंटर क्या होगा, एट एनी इंस्टेंट कितना r विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इज r बार रेडियस वेक्टर है तो r बार से r बार। अब क्या करते देखो, मुझे क्या फाइंड आउट करना है, अब मुझे फाइंड आउट करना है इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करना। कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट, वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट, वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट, वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पे उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है। तो यहाँ पे देखो मैं लिख देता हूँ, ये पॉइंट है फर्स्ट, ओके ये r बार हो गया। सो एट एनी इंस्टेंट, at any instant, at any instant the linear velocity at any instant the linear velocity is given by इससे लिखता अपन, तो स्टार्टिंग में देखे थे अपन ने v बार इज इक्वल्स टू change in position upon change in time, change in position upon change in time, angular position। देखो at any instant की बात कर रहा हूँ, अब तुम लोगों ने angular displacement पढ़ा था। एक्चुअली देखो velocity क्या होता है, velocity क्या होता है, change in displacement upon change in time, change in displacement upon change in time। बट अगर मैं किसी भी इंस्टेंट की बात करूँ, मैं किसी भी इंस्टेंट की बात करूँ, तब जो मेरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा वो किससे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ मैं, एंगुलर किससे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, रेडियस वेक्टर से। रेडियस वेक्टर से काफी छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होगा। तुम लोग ही सोचो, अगर सपोज कर मैं क्या करता हूँ, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट गोल गोल घूम रहा है, कोई ऑब्जेक्ट गोल गोल घूम रहा है एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट, मतलब एकदम मिली सेकेंड नैनो सेकेंड के इंटरवल में मुझे वेलोसिटी फाइंड आउट करा उस ऑब्जेक्ट। मुझे बताओ मिली सेकेंड और नैनो सेकेंड के केस में वो डिस्टेंस जो कवर करेगा, दैट डिस्टेंस इज ऑल्सो वेरी स्मॉल, that distance is also very small and it is very close to the position of radius vector, and it is very close to the position of radius vector। इसलिए मैंने क्या लिख दिया, मैंने at any instant the linear velocity is given by v bar is equals to dr bar upon dt, dr bar upon dt। ठीक है, उसके बाद तुम लोगों ने लीनियर मोमेंटम पढ़ा, जैसे तुम लोगों ने फॉर्मूला बताया था p is equals to mass into velocity। so linear momentum is given by linear momentum of object is given by object को पार्टिकल को कोई भी चलेगा, of object is given by। अब देखो momentum is also a vector quantity। why it is vector quantity? because momentum is a product of mass into velocity and velocity is a vector quantity, then obviously momentum is also a vector quantity। so p bar is equals to mass into velocity का स्क्वायर। क्या यहाँ पे क्लियर है सबको? ठीक है, यहाँ पे देखो उसके बाद एक रिलेशन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम, रिलेशन बिटवीन लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं अपन p से, ओके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ p, एंड एंगुलर मोमेंटम इज रिप्रेजेंटेड बाय l। दोनों वेक्टर क्वांटिटी तो बाहर लिखना कंपल्सरी है, दोनों क्या है वेक्टर क्वांटिटी। सो रिलेशन वेरी इंपॉर्टेंट। इसका कोई प्रूफ तो नहीं है रिलेशन का, अगर रहेगा तो भी आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि अपने को प्रूफ तो दिया नहीं है मैंने कुछ। तो जो L बार होता है तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर मोमेंटम, अरे मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया बार बोलेगा, एंगुलर मोमेंटम L बार इज इक्वल्स टू क्या होता है, रेडियस वेक्टर r बार क्रॉस प्रोडक्ट विद लीनियर मोमेंटम p बार। ये इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, इसको मार्क करके रखो, ये तुम लोग को याद रखना ही। दो तीन रिलेशन है, v इज इक्वल्स टू r बार क्रॉस ओमेगा बार, v इज इक्वल्स टू r बार क्रॉस ओमेगा बार। इसी रिलेशन से तुम लोग काफी ज्यादा एनालॉजी बना सकते हो, v बार इज इक्वल्स टू r बार क्रॉस ओमेगा बार। ये रिलेशन, ये बहुत सारे रिलेशन है जो तुम लोग को याद रखने हैं। इसके अंदर देखो मेनली तुम लोग को रिलेशंस याद होना जरूरी है, अगर तुम लोग को रिलेशन याद नहीं हो तो तकलीफ में आते सब। और वहां पे डेरिवेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में तुम लोग डिराइव करते नहीं बैठोगे हर एक डेरिवेशन,
नहीं तो फिर क्वेश्चन पेपर कंप्लीट नहीं होगा। तो ये जो तुम्हारे रिलेशन है छोटे छोटे, ये रिलेशन काफी ज्यादा मैटर करते हैं इस समय, ठीक है। चलो ठीक है, अब क्या फाइंड आउट करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम फाइंड आउट करते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, अब ये क्यों फाइंड आउट करो, क्योंकि मुझे देखना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी यार मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्यों जा रहा है, सॉरी, जैसे मुझे क्या देखना है कि मेरा मोमेंट, जो मेरा लीनियर मोमेंटम है, क्या वो कंजर्व हो रहा है, क्या कंजर्व होना मतलब क्या, देखो अगर सपोज करो मैं तुम लोग को सिचुएशन देता हूँ, मैं बाइक चला रहा हूँ, ठीक है, बाइक चला रहा हूँ और एट t इक्वल्स टू 20 सेकेंड मेरा स्पीड कितना है 40 किलोमीटर पर आवर, t इक्वल्स टू 20 सेकेंड में मेरा स्पीड कितना है 40 किलोमीटर पर आवर, एंड आफ्टर and again मैंने क्या बोला है, and at the second time at t equals to 40 second again my speed is 40 किलोमीटर पर आवर, again my speed is 40 किलोमीटर पर आवर। तो मुझे ये बताओ what is the, या फिर ऐसे बोल सकते हैं, यहाँ पे डिफरेंशिएशन है, सबसे पहले डिफरेंशिएशन के बारे में बता देता हूँ। तुम्हारा जो डिफरेंशिएशन ऑपरेटर होता है, तुमने देखा रहेगा स्लोप, जो स्लोप के बारे में पढ़ा रहेगा, स्लोप ऑफ द लाइन इज इक्वल टू क्या लिखते हो तुम लोग, डायरेक्टली dy बाय dx लिखते हो, क्या लिखते हो, dy बाय dx। ये d का मतलब क्या होता है, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, अपॉन चेंज इन x, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x, मतलब डिफरेंशिएशन ऑपरेटर इसको भी इसके लिए अपन यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट द चेंज। डिफरेंशिएशन ऑपरेटर किसके लिए यूज कर सकते हो तुम लोग, टू रिप्रेजेंट द चेंज इन द क्वांटिटी। अब मुझे बताओ, अगर मैं लीनियर मोमेंटम का क्या करता हूँ, मैं डिफरेंशिएशन लेता हूँ, अगर वो डिफरेंशिएशन मुझे अगर 0 मिल रहा है, इसका मतलब क्या है कि इनिशियली जो मोमेंटम था वही फाइनली दिया, मतलब कुछ चेंज हुआ उसके अंदर। अगर डिफरेंशिएशन का 0 आना, इसका मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन का 0 आना, इसका मतलब क्या है कि चेंज इन दैट क्वांटिटी इज 0, चेंज इन दैट क्वांटिटी 0। एकदम मस्त एग्जांपल, तुम लोगों ने ये डिफरेंशिएशन में ये पढ़ा रहेगा कि डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट इज कितना होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ 0 होता है। कांस्टेंट का 0 क्यों डिफरेंशिएशन होता है, क्योंकि कांस्टेंट के अंदर कोई चेंज ही नहीं आता, कांस्टेंट के अंदर कोई चेंज ही नहीं आता। मतलब ये किसके साथ, किसके रिस्पेक्ट में देखते हो तुम लोग, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये इंपॉर्टेंट है, एक्स होगा, टाइम होगा, कुछ भी हो सकता है। अगर सपोज करो मैं ऐसा तुम लोग को एक एग्जांपल दूं, मेरे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल्स टू 2 एंड वी हैव टू फाइंड dy अपॉन dt, वी हैव टू फाइंड dy अपॉन dt। आंसर कितना दोगे तुम लोग मुझे, अगर y की वैल्यू 2 है और फाइंड आउट करना मुझे डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, तो आंसर कितना दोगे मुझे, 0 आएगा ना। 0 आएगा। क्यों 0 आ रहा है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टाइम तुम्हारे y की वैल्यू बदलने नहीं वाली है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम तुम्हारे y की वैल्यू नहीं बदलेगी, वो फाइनली भी 2 रहेगी और इनिशियली भी कितनी थी, 2 ही थी, इनिशियली भी कितना था, 2 ही था। इसलिए डिफरेंशिएशन ऑपरेटर क्या बताता तुम लोग को कि कितना चेंज हुआ तुम्हारे क्वांटिटी में, ये बताता। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको, डिफरेंशिएशन के बारे में पता चला थोड़ा बहुत। सर लेकिन ये कौन सा टॉपिक है? ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, सॉरी, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जैसे अपने लीनियर मोशन के केस में क्या पढ़ा था, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है, द ऑब्जेक्ट विल हैव the momentum is said to be conserved, the momentum is said to be conserved if an external applied force acts on the body is 0, external applied force acts on the body is 0। बस यहाँ पे क्या हो गया कि जब मैं एनालॉजी बदल रहा हूँ, मतलब मैं लीनियर मोशन से सर्कुलर मोशन में आ रहा हूँ, तो जहां जहां पे मोमेंटम था उसको मैंने किस में कन्वर्ट कर दिया, एंगुलर मोमेंटम में, और जहां जहां पे फोर्स था उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, इसको किस में रिप्लेस, किससे रिप्लेस कर दिया, टॉर्क से रिप्लेस कर दिया। ये स्टार्टिंग में एनालॉजी बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले फाइंड आउट करता हूँ डिफरेंशिएशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब क्या करना मुझे, dl बार अपॉन dt बार फाइंड आउट करना। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, differentiate with respect to time, differentiate with respect to time, with respect to time।
चलो डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो कितना आएगा देखो, ये डी एल बार अपॉन डी टी, ये तो फिक्स्ड है, इसका कोई टेंशन नहीं। फिर बाद में डी बाई डी टी ऑफ ये पूरा इंटरवल, ये पूरा फंक्शन अंदर आ गया आर बार पी बार, यहाँ तक ठीक है, आर बार पी बार। अब क्या करो सिंपली, जैसे तुम लोग यूवी रूल फाइंड आउट करते हैं, यूवी रूल पता है ना तुम लोग को, तो यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे क्या करना, ऑर्डर चेंज नहीं करना, ठीक है, ऑर्डर मत बदल। देखो मैं कैसे डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, सबसे पहले का डिफरेंशिएशन करते हैं डी आर बार अपॉन डी टी, अगेन क्रॉस प्रोडक्ट विद पी बार ही करूंगा मैं, यहाँ पे ऑर्डर नहीं बदलूंगा, अगर ऑर्डर बदल जाए तो फिर लपड़ा हो जाएगा पूरा, प्लस आर बार क्रॉस प्रोडक्ट विद डी पी बार अपॉन डी टी, ठीक है, इसको केयर करना तुम लोग, क्योंकि ये तुम लोगों को पता है कि जब मैं क्रॉस प्रोडक्ट में ऑर्डर बदलता हूँ वेरिएबल की, तो क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन बदल जाते हैं, एंड इफ द डायरेक्शन चेंज देन द साइन विल चेंज, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मुझे इसके बारे में पूरा आइडिया, डी आर अपॉन डी टी जस्ट ऊपर लिखा था मैं, क्या था वो, लीनियर वेलोसिटी वी बार क्रॉस प्रोडक्ट विद पी बार प्लस आर बार क्रॉस प्रोडक्ट विद डीपी बार अपॉन डी। अब इसको क्या बोलते हैं अपन, अरे इसी को तो अपन लीनियर मोमेंटम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लीनियर मोमेंटम, या फिर ऐसे बोल सकते हो तुम लोग, न्यूटन सेकंड लॉ, लीनियर मोमेंटम नहीं सर, न्यूटन सेकंड लॉ क्या बोलता था कि चेंज इन एंगुलर मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट, एंगुलर नहीं सर, change in linear momentum with respect to time is nothing but the force applied on the body, according to Newton's second law. This dp bar upon dt is equals to external force f bar, क्या यहाँ तक समझ में आ रहा सबको, क्या यहाँ तक समझ में आ रहा, यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या? सर फिर से एक चलो बार ठीक है, बताओ कौन सा वाला पार्ट बताओ? सर, L इज इक्वल्स टू R इंटू पी से, L इक्वल्स टू आर इंटू पी से, देखो ये रिलेशन तो डायरेक्ट है अपने पास, इसका कोई डेरिवेशन नहीं। मैंने क्या करता है, डिफरेंशिएशन करते समय थोड़ा केयर किया, कैसे केयर किया, मैंने ऑर्डर सेम रखा, आर इंटू पी रखा, बस क्या करता हूँ मैं, एक बार आर को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, फिर प्लस साइन डाल के मैं पी को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे डी बाई डी टी कर रहा हूँ, मतलब डी आर बार अपॉन डी टी क्रॉस प्रोडक्ट विद पी बार, फिर बाद में बीच में प्लस साइन, फिर सर आर को L मैंने इज इक्वल्स टू R इंटू P, वो ही बताओ सर। कौन सा ये, अरे इसका कोई डेरिवेशन नहीं रहेगा, वही तो सबसे इम्पोर्टेंट मसला मैं स्टार्टिंग में बता, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, और रहेगा फिर भी अपने सिलेबस से बाहर ही, क्योंकि बुक में भी नहीं दिया, मैंने चेक किया बुक में। सर क्या है वो L और R? L इज द एंगुलर मोमेंटम, ऊपर लिखा है देख रहा मैंने, L इज द एंगुलर मोमेंटम, और P क्या तुम्हारा लीनियर मोमेंटम है, और R बार क्या तुम्हारी रेडियस वेक्टर है, R बार इज नॉट रेडियस वेक्टर, तो आप ऐसा मार्क कर देता, ये P क्या दे रहा है, लीनियर मोमेंटम, L क्या दे रहा है, एंगुलर मोमेंटम, और ये R क्या दे रहा है, रेडियस वेक्टर, ठीक है। ये डिफरेंशिएशन वाला पार्ट समझाएगा सबको, ये बताओ, हाँ सर। ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं थोड़े से बेसिक मैथमेटिक्स अप्लाई करना, वी बार क्रॉस प्रोडक्ट पी, पी बार क्या होता है तुम्हारा, लीनियर मोमेंटम, और इसका फॉर्मूला देखो यहाँ पे लिखा है m डॉट वी बार, तो यहाँ पे लिख दो इसको m डॉट वी बार, और इसको स्क्वायर एक राउंड ब्रैकेट में डालो, प्लस r बार क्रॉस f बार। अब यहाँ पे देखो, तुम लोग ने ये वेक्टर पढ़ा है ना, वेक्टर में तुम लोग जब a बार क्रॉस a बार करते हो या फिर i क्रॉस i करते हो, तो आंसर कितना आता है, यूनिट वेक्टर ऑफ x एक्सिस क्रॉस प्रोडक्ट विद यूनिट वेक्टर ऑफ x एक्सिस, क्या होता है आंसर, i क्रॉस i करते हो तो आंसर कितना आता है, चलो क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन बताऊंगा, व्हाट इज क्रॉस प्रोडक्ट डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट बताओ। क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन बताओ। क्रॉस प्रोडक्ट में दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई होते हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट में दो ही वेक्टर मल्टीप्लाई होते हैं,
चलो ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा डायरेक्टली, ये वाला जो पार्ट है इसका आंसर आता है 0। अब ये तुम लोग को ढूंढना है क्योंकि तुम लोग को पता है क्रॉस प्रोडक्ट क्या है। उसके बाद ये बचा अपने पास आर बार क्रॉस एफ बार, ये क्या है मेरे पास डी एल बार अपॉन डी टी। अब देखो यहाँ पे एक टॉर्क नाम का कंडीशन होगा, टॉर्क, टॉर्क को क्या बोलता हूँ, टॉर्क टाउ, टॉर्क को रिप्रेजेंट करता है टाउ से, विच इक्वल्स टू क्या होता है आर बार क्रॉस एफ बार। अब देखो जब दो वेक्टर क्वांटिटीज मल्टीप्लाई होती है, when two vector quantities are multiplied तो रिजल्टेंट क्वांटिटी क्या होती है, स्केलर होती है, ठीक है, रिजल्टेंट क्वांटिटी होती है स्केलर होती है। The resultant quantity नहीं, resultant quantity स्केलर नहीं होती, सॉरी गलत बोल रहा हूँ, resultant quantity is also वेक्टर। हाँ वो कब पॉसिबल है, जब मैं डॉट प्रोडक्ट कर रहा था, ठीक है मैं उसको बताऊँ। ये क्या टॉर्क इज इक्वल्स टू आर बार क्रॉस एफ बार होता है, आर बार क्रॉस एफ बार होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है ऑप्शन, डी एल बार अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू क्या मिल रहा है मुझे, टॉर्क टाउ बार मिल रहा है, इसको ब्रैकेट मार लो, ये तो एनालॉजी मिल रहा है मुझे सिंपल, टॉर्क टाउ बार। सपोज करो ये dl बार अपॉन dt, ये क्या तुम्हारा, यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ, फ्रॉम दिस वी कैन से दैट, rate of change of angular momentum, we can say that rate of change of angular momentum is equal to torque applied on the body is equals to torque applied on the body। ये स्टेटमेंट यहाँ से पता चला। सपोज करो, सपोज टॉर्क अप्लाइड ऑन द बॉडी इज 0, सपोज टॉर्क applied on the body is torque applied on the body is 0। अगर torque applied on the body क्या हो जाए 0, suppose the torque applied on the body is 0, suppose the torque applied on the body is 0, तो क्या होगा, टाउ की वैल्यू मैंने क्या करता है, टाउ बार है क्योंकि वेक्टर है, टाउ बार इक्वल्स टू 0, सो dl बार अपॉन dt will equals to 0। एंड dl बार अपॉन dt क्या होता है, अगर dl बार अपॉन dt मेरा 0 हो जाए, इसका मतलब क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ l विद रिस्पेक्ट टू टाइम करो तो आंसर 0 है। इसका मतलब क्या है कि जो मेरा l बार है वो क्या है, कांस्टेंट है। इट मींस लीनियर, सॉरी लीनियर नहीं एंगुलर, इट मींस एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम l बार इज ए कांस्टेंट, ठीक है, एक कांस्टेंट इज व्हाट, कांस्टेंट। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर कांस्टेंट चीज है तो अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, कंजर्व होगा। कांस्टेंट मतलब क्या है, तो ऐसी चीज जो टाइम के साथ बदले ही ना, जो टाइम के साथ चेंज ना हो, उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। इट मींस द एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट। सो दिस प्रूव्स दैट proves the conservation of angular momentum, that proves the principle of conservation of angular momentum। क्या यहाँ तक समझ में आ रहा सबको, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, क्या तक क्लियर है सबको, बताओ। हेलो, हाँ सर। क्लियर है, ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, 1-2 मार्क के लिए आता है कभी कभी। अब इस एक छोटा सा असाइनमेंट तुम लोग के लिए, एक छोटा सा असाइनमेंट, उस क्वेश्चन को सुनो सब, या फिर मैं लिख देता हूँ, चलो लिख देता हूँ, अच्छा रहेगा। एक क्वेश्चन क्या है, यूजिंग ए सुटेबल एग्जाम्पल
इस क्वेश्चन को ढूंढना तुमने, कौन सा? एक्सप्लेन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम विद सुटेबल एग्जांपल। हाँ ये क्वेश्चन सही है। एक्सप्लेन कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो स्क्रीन शेयर करो। एंगुलर मोमेंटम स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। सर आप लीव हो गए थे। एक मिनट रुको, ये क्या हो गया? सर माइक बंद है सर आप। ओके ओके सॉरी, मैं गलती से माइक बंद था मेरा। ध्यान दो यहाँ पे क्वेश्चन का। हाँ तो क्वेश्चन क्या तुम लोग को? एक्सप्लेन द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद सुटेबल एग्जांपल। ये तुम लोग के लिए होमवर्क, ठीक है होमवर्क। और साथ ही साथ जो क्वेश्चन नंबर आई थिंक सो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है उसको ट्राई करना, एंड आल्सो ट्राई सेकंड लास्ट क्वेश्चन। Also try what? Second last question. Second last numerical. ये तुम लोग को ट्राई करना, ओके? ट्राई करना मतलब तुम लोग सॉल्व करने की कोशिश करो इसको अच्छे से, ठीक है? ये तुम लोग का होमवर्क है आज का, ये 2 क्वेश्चन, ओके? तो यहाँ तक ही रखते हैं आज का लेक्चर। इसको ट्राई करना और इसको पढ़ना अच्छे से, ठीक है? चलो ठीक है, मैं तुम लोग को पीडीएफ एंड वीडियो दोनों शेयर कर देता हूँ। सर कल का भी पीडीएफ शेयर करना। हाँ हाँ दोनों कर रहे हैं, एक साथ ही कर देता हूँ, ठीक है? हाँ सर।